नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप। मैं आपका सौरभ दीक्षित। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में। सुप्रीम कोर्ट से भी हाल ही में इस कंपनी को झटका लगा है। ये मामला था, जेएसडब्ल्यू स्टील ने बीपीएसएल भूषण पावर को खरीदा था। भूषण पावर को साल 2016 में दिवालिया घोषित किया गया था। 2019 में जेएसडब्ल्यू स्टील ने भूषण पावर को खरीदने की बोली जीत ली थी। अब ये मामला फिर से कुछ मामला था, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां से कंपनी को झटका लगा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रजत देवगन सर। रजत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो सर, ये जो मामला है, ये क्या है, इसको समझना चाहेंगे कि जेएसडब्ल्यू स्टील चर्चा में बनी हुई है आजकल। जी हाँ, बहुत ज्यादा चर्चा में बन गई क्योंकि इस लोग हैरान हैं, जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं वो वही जानना चाहते हैं कि इतने साल बाद ऐसा क्या पा लिया सुप्रीम कोर्ट ने, किसी के हाथ कंपनी लग गई हो और उसके बाद उसको बोल दें कि नहीं, ये कंपनी गलत तरीके से आपने खरीद ली थी और अब आपको इसको लिक्विडेट करना पड़ेगा, जो कि है जी। भूषण पार। जेएसडब्ल्यू स्टील ने ये बोली जीत ली थी। भूषण पार इनकी इनकी कंपनी बन गई थी सब्सिडरी। भूषण पार पर 47,000 करोड़ रुपए का कर था, जैसे आपने बताया। आईबीसी कोड 2016 के तहत दिवालिया घोषित हुई थी जुलाई 2017 में, लेकिन 2019 में जब ये बोली लगी थी तो भूषण पार की जो बोली है वो जेएसडब्ल्यू स्टील ने खरीद ली थी, जीत ली थी। अब ये अमाउंट कितना चुकाया गया था? 19,350 करोड़ रुपए के आसपास चुकाया गया था। अब कर्जा 47,000 करोड़, 19,350 करोड़ रुपए का अमाउंट चुकाया गया था और हिस्सा खरीदा था 49%, जिसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 83% कर दिया था जेएसडब्ल्यू स्टील ने भूषण स्टील में अपना हिस्सा। इसी को ही बोलते हैं हेयर कट। अब जो लेंडर्स होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं। अगर किसी कंपनी को आप कर्ज दे दो, वो वापस नहीं कर पा रही, बोल रही भैया हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो हो गए इंसॉल्वेंट, जैसे जो की थी भूषण पार। तो फिर वो बैंक्स क्या करेंगे? वो हेयर कट करके फिर वो नीलामी प्रक्रिया शुरू होती है और उसके बाद फिर कोई ऐसी कंपनी होती है जो उसका अधिग्रहण कर लेती है। आईबीसी के तहत भूषण पार को जेएसडब्ल्यू स्टील ने खरीदा। यहां तक तो पिक्चर समझ में आ गई भैया, ऐसा लग रहा है बहुत ही अच्छा काम किया जेएसडब्ल्यू स्टील के आगे, बहुत के लिए बहुत ही अच्छी डील हो गई। लेकिन पंगा अब ये पड़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने साल बाद ये अधिग्रहण इस अधिग्रहण को रद्द कर दिया है अपने रीसेंट फैसले में, और यहां पर आके पेच फंस गया है। तो सर, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा किस किस वजह से, मतलब इतने साल बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला कैसे पहुंच गया है? ये वित्तीय संस्थानों ने रेजोल्यूशन प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती दे दी कि जब ये रेजोल्यूशन प्रक्रिया हो रही थी और जो जो स्टेप्स उठाए जा रहे थे वो पारदर्शी नहीं थे, और कई खामियां थी रेजोल्यूशन प्रक्रिया में, ऐसा वित्तीय संस्थानों ने बोल दिया। अधिग्रहण के समय उनके दावों की अनदेखी की गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सब चीजों का संज्ञान लिया तो वाकई उन्होंने पाया कि हाँ, खामियां थी। और उसके चलते अब जेएसडब्ल्यू स्टील के लेने के देने पड़े हुए हैं। वो और केंद्र सरकार सब ऐसा ये देख रहे हैं कि भैया ये कहाँ कमी रह गई थी इस प्रोसेस में, क्या कुछ चीजों को निग्लेक्ट कर दिया गया था, क्यों ये कहा जा रहा है कि ये डील पारदर्शी नहीं थी। और उसका एक बेंचमार्क जो है वो जेएसडब्ल्यू और भूषण पार की जो ये एक्विजिशन हुआ था वो अब बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वाकई ये अब कह दिया है कि ये अधिग्रहण गलत तरीके से हुआ था और लिक्विडेशन होना चाहिए भूषण स्टील का। अब उसके विकल्प, उसके जो ये फैसला हुआ है उसके आने वाले समय के लिए उसमें और क्या स्टेप्स उठा सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील, वो भी देखेंगे। लेकिन अभी के लिए तो यही सबसे बड़ा लेटेस्ट अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि एक्विजिशन बिल्कुल गलत तरीके से हुआ था। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का और क्या कहना है सर? तो जो खामियां पाई गई हैं ना, उसी में ही तो पेच फंसा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आरपी और सीओसी की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। आरपी यानी कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जी। और सीओसी यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कोर्ट को अब रेजोल्यूशन प्रक्रिया में कई गड़बड़ी मिली है, इसमें दो प्रमुख हैं। एक तो कोर्ट ये कह रहा है कि प्रक्रिया जो टाइमलाइन सेट हुई थी ना, उस टाइमलाइन में तो आपने पूरी की नहीं। उसमें एक तो देरी हुई, क्यों देरी हुई कोई आंसर नहीं है। तो अगर ये देरी हुई है तो फिर ये प्रोसेस वैलिड नहीं माना जाएगा। और दूसरी चीज ये कि जेएसडब्ल्यू स्टील की योग्यता ही जांच के घेरे में है। जेएसडब्ल्यू स्टील की जो योग्यता थी यानी कि एलिजिबिलिटी थी, उसी पे ही सवाल खड़े किए हुए हैं कि ये जो कंपनी थी ये इस प्रोसेस में, इस नीलामी की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकती थी, फिर भी उसको लेने दिया गया। देखिए मैं इसको और थोड़ा डिटेल में बताऊं कि ये जो सबसे पहले वाला पॉइंट था इसमें था कि प्रक्रिया टाइम लिमिट के अंदर, टाइम जो लिमिट दी गई थी उसके अंदर पूरी नहीं हुई। जेएसडब्ल्यू स्टील के प्लान को सीओसी ने 10 अक्टूबर 2018 को मंजूरी दी थी और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है उन्होंने एनसीएलटी को प्लान 14 फरवरी 2019 को सौंपा। अब 270 दिन का गैप आ गया बीच में, तो ये तो सीमा से ज्यादा हो गया 270 दिन का। अब ऐसा होकर हो जाता है 270 दिन का गैप इसमें आ गया तो इसका मतलब कानून के मुताबिक ये प्रक्रिया अमान्य हो गई, इनवैलिड है। एक तो जी। सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है।
और दूसरा जो मैं कह रहा हूं कि ये जो कुछ और नियमों का उल्लंघन किया गया उसमें रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और सीओसी की कार्यशैली पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। उसमें बोलना कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। आईबीसी सेक्शन 29A का सही से पालन नहीं हुआ, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील की जो योग्यता है वही कहीं ना कहीं उसकी जो जांच है वो ठीक से नहीं की गई। सेक्शन 30 जो सब सेक्शन 2 है उसका भी सही तरीके से उसका पालन नहीं किया गया। और ये जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने जी भी यहाँ पर सब कुछ पता होने के बावजूद प्लान को मंजूरी दे दी। प्रोसेस में खामियां थी लेकिन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने इस प्रोसेस को अप्रूव कर दिया और एनसीएलटी ने 5 सितंबर 2019 को ये मंजूरी दे दी। अब उसके बाद हुआ क्या कि जेएसडब्ल्यू स्टील ने भुगतान मार्च 2021 तक टाला। जी क्यों टाल दिया? एन ऊपर से जेएसडब्ल्यू स्टील ने 8,550 करोड़ रुपए इक्विटी निवेश का जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया उस समय। और हुआ क्या कि ये एनसीएलएटी में चले गए और वहां पर इन्होंने अपील कर डाली इस फैसले के खिलाफ। तो ऐसे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जिससे साफ तौर पे पता लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील ने इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिले करने की कोशिश की। अब मानेगी थोड़ी कंपनी, लेकिन यहां से यही निकल के आता है कि रेजोल्यूशन में जानबूझकर देरी की गई। जब स्टील की कीमतें बढ़ रही थी तो बहुत स्पीड से ये प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, और जैसे मैंने बताया कि टाइमलाइन का पालन नहीं किया गया, और ऊपर से जेएसडब्ल्यू स्टील क्या वाकई योग्य था इस प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए कि नहीं, उसके ऊपर भी सवाल खड़ा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए ये मामला अब बहुत बुरी तरह फंस गया है। और अब जी देखते हैं कि और क्या इसमें कानूनी कार्रवाई होती है, जेएसडब्ल्यू स्टील क्या स्टेप्स उठाता है। सर, अब ये आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या खामियां मिली हैं, उसके बाद आपने बताया अब इसमें आगे क्या हो सकता है। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की केंद्र सरकार समीक्षा कर रही है। अब देखते हैं कि वहां पर अब क्या लेंडर से बातचीत करके अगला स्टेप क्या होता है। इतना आसान तो है नहीं, थोड़ा डिले तो होगा, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा खींचेगा। जी क्योंकि इसमें बैंकों का पैसा उनको वापस जो मिला था अब उसका क्या होगा। ये जो इतनी बड़ी राशि जो चुकाई गई थी, जो मैंने बताया 19,400 करोड़ रुपए के आसपास की, इसका क्या होगा? क्या वो जेएसडब्ल्यू स्टील को वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसमें बहुत ifs and buts हैं। तो बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में समीक्षा करने की मांग भी की है कि दोबारा से प्लीज देखिए ये क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जेएसडब्ल्यू स्टील का क्या होगा। जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे अभी 967 के लेवल पे है, तो उसमें अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस क्या मान के चल रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, जैसे कुछ ब्रोकिंग हाउसेस तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एबिटा पॉजिटिव तो है, जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत ही तगड़ा ऑपरेशनल फ्रंट पे प्रदर्शन करती है। तो हो सकता है कि जब ये खबर आई थी ना उसके बाद एक स्टॉक धड़ करके टूट गया था, तो मैक्सिमम डैमेज तो हो चुका। जितना इनको जो फैक्टर हुआ है 6-7% की फॉल, वो काफी है इस स्टॉक के लिए, लेकिन समय बहुत ज्यादा लगेगा। जैसे कि कंपनी ने जितना भी एबिटा कमाया उसमें से शॉर्टफॉल हो सकता है 4,000 से 4,500 करोड़ रुपए का, अगर भूषण स्टील निकलती है इसमें से तो। जी लेकिन ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि कोई सब्सिडरी आपकी बन गई हो और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट बोले कि ये आपको लिक्विडेट करनी पड़ेगी, तो बाजार फिर उस स्टॉक को ना थोड़ी उतना वेटेज नहीं देता कि किस तरीके से आपने इस प्रोसेस को हैंडल किया था एनसीएलटी में, या फिर ये जो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया है उसके तहत। जी तो टारगेट्स तो इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो में 840 के निकल के आ रहे हैं, और ज्यादातर तो ब्रोकिंग हाउसेस बोलते हैं कि मैक्सिमम डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, तो 920 का टारगेट, 920 के लेवल भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरे को नहीं लग रहा कि स्टॉक पे कोई बहुत ज्यादा डैमेज पड़ेगा। बस यही है कि सवाल तो इसी चीज के ऊपर हो गया है ना कि जब कोई कंपनी बिकती है, इस पूरे इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजरती है, तो इतना बड़ा हेयर कट कैसे हो जाता है भैया? कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है? ये जो हम बोल रहे हैं कि आरपी और सीओसी किस तरीके से प्रोसेस को हैंडल करते हैं और इतना टाइम क्यों निकल जाता है, ये सारी जो चीजें हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, तो ये इसलिए एक बेंचमार्क बन सकता है अलग अलग कॉर्पोरेट्स के लिए। तो अब कोई अगर ऐसी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स होगी ना तो इस केस का हवाला दिया जाएगा वहां पर। तो इसलिए ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जेएसडब्ल्यू स्टील में मैक्सिमम डैमेज हो गया, एक झटका और लग जाएगा अगर ये केस का फैसला इनके वाकई फेवर में नहीं आता तो। जी लेकिन मैक्सिमम डैमेज तो इस खबर के आते ही हो गया था, और उस दिन भी स्टॉक बहुत बुरी तरह करेक्ट हो गया था 2 मई को 5-5.5% के आसपास। तो 5-6%, 7% का ही ब्रोकिंग हाउसेस लेकर चल रहे थे, उससे ज्यादा का डैमेज नहीं लेकर चल रहे थे। जिन लेवल्स पे उन लेवल्स पे ठीक है। अगर यहाँ से और टूट गया तो वो फिर फंडामेंटली अट्रैक्टिव लेवल्स पे पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो ये था जेएसडब्ल्यू स्टील और बीपीएसएल का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है जेएसडब्ल्यू स्टील को। राजस्थान ने बहुत ही इजी वे में बताया कि मामला क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा और क्या कमियां पाई हैं और अब इसमें क्या हो सकता है। अगर आपका इस मामले को लेके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।
और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विस्तृत को अपना समय दिया और इस जो पूरा मामला था इसको बहुत ही आसान भाषा में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।